तो जब भी हम कभी इंटरनेशनल ट्रिप्स प्लान करते हैं तो हमारे मन में उस कंट्री को लेके काफ़ी डाउट्स आ ही जाता है। लाइक उस कंट्री का वीज़ा कैसे अप्लाई करें, फ्लाइट्स कहाँ से सस्ती पड़ेगी, कौन से एरिया में स्टे करना चाहिए, कौन से मोबाइल एप्लीकेशंस यूज़ करनी चाहिए, देन कैसा पब्लिक ट्रांसपोर्ट यूज़ करें, लोकल फूड्स, इंडियन रेस्टोरेंट्स, करेंसी, सिम कार्ड, बजट एंड एट लास्ट उस कंट्री की आइटनरी कैसे प्लान करें। सो हेलो गाइज, वेलकम बैक टू आवर चैनल गो ब्रो ट्रेवल्स। मैं हूं सुमित और मेरे द्वारा आपको मिलता है इन सभी सवालों का जवाब जो आपके आने वाले इंटरनेशनल ट्रिप प्लान करने में काफ़ी मदद कर सकता है। तो अगर आप इन सभी टॉपिक्स में इंटरेस्टेड है तो मेक श्योर टू सब्सक्राइब आवर चैनल एंड प्रेस द बेल आइकन, ताकि मैं जब भी कभी वीडियो अपलोड करूं यू गेट नोटिफाइड अबाउट दिस। तो आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं वन ऑफ द मोस्ट फेमस एंड पॉपुलर ड्रीमी डेस्टिनेशन टर्की की, जहां हर साल अप्रॉक्स 40 to 50 मिलियन टूरिस्ट इस कंट्री को विजिट करने आते हैं। तो आप भी अगर टर्की प्लान कर रहे हैं तो ये वीडियो आपके काफी काम आने वाली है। तो वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा ताकि आपसे कोई भी पार्ट मिस ना हो और आपको टर्की के बारे में सारी जानकारी अच्छे से मिल जाए। तो कमिंग टू द फर्स्ट पॉइंट ऑफ दिस वीडियो, बेस्ट मंथ्स टू विजिट टर्की। तो इन माय ओपिनियन अप्रैल, मई, सितंबर एंड अक्टूबर आर द परफेक्ट मंथ जिस टाइम आप टर्की को फुली एंड ओपन हैंडेड एक्सप्लोर कर सकते हैं। इन 4 महीनों में टर्की का टेम्परेचर 20 to 30 डिग्री तक रहता है, विच इज कंसिडर्ड एज द मोस्ट विजिटेड एंड बेस्ट मंथ्स फॉर एवरी ट्रेवलर्स। मैं सजेस्ट करूंगा आप इन्हीं मंथ्स में अपना टर्की ट्रिप प्लान करें, बिकॉज यहाँ करने के लिए काफी सारी एक्टिविटीज है जो कि ऑफ सीजन टाइम या वेदर कंडीशंस के कारण बंद हो सकती है, जो आपका ये ट्रिप खराब कर सकती है। तो बेटर इसकी अगर आप कुछ एक्स्ट्रा पैसे लग रहे हैं तो लेट इट बी, आप इन्हीं मंथ्स में ये कंट्री एक्सप्लोर करें। टर्की जाने के लिए अगर सबसे पहले आपको कोई चीज़ की ज़रूरत होगी तो ऑब्वियस बात है वो है वीज़ा। बट इंडियन पासपोर्ट होल्डर्स के लिए कोई भी तरह की वीज़ा ऑन अराइवल फैसिलिटी नहीं है। आपको या तो ई वीज़ा अप्लाई करना पड़ेगा और या तो स्टिकर वीज़ा लेना पड़ेगा। अगर इन दोनों के डिफरेंस की बात करें तो ई वीज़ा अप्लाई करना काफ़ी सिंपल है, काफ़ी कन्वीनियंट एंड काफ़ी सस्ता भी है, और इसका पूरा प्रोसेस ऑनलाइन ही है। ई वीज़ा आपको 1 से 2 वर्किंग डेज में मिल जाता है एंड इसके लिए आपको सिर्फ $43 पे करने पड़ते हैं, जो कि काफ़ी कम प्राइस है एज कम्पेयर टू स्टिकर वीज़ा, जिसकी प्राइस आपको ऑन एंड अराउंड 17,500 रुपीज तक पे करनी पड़ती है। बट ई वीज़ा अप्लाई करने के लिए सबसे मेन कंडीशन है कि आपके पास में स्केंजन वीज़ा या तो यूएसए या यूके और या तो आयरलैंड का वैलिड वीज़ा होना चाहिए, तभी आप ई वीज़ा अप्लाई करने के लिए एलिजिबल होंगे। पर मैं ठहरा गरीब आदमी, मेरे पास इनमें से कोई भी वीज़ा नहीं है। बट अगर आप ई वीज़ा अप्लाई करने के लिए एलिजिबल है तो मैंने उसकी लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दी है, आप वहां से वो लिंक ओपन करके अप्लाई करना स्टार्ट कर सकते हैं। स्टिल अगर आपको ई वीज़ा अप्लाई करने में कोई भी परेशानी आ रही है तो आप कमेंट कर सकते हैं, मैं उसका एक शॉर्ट एंड सेपरेट वीडियो लेकर आ जाऊंगा। तो अभी के लिए हम बात करेंगे स्टिकर वीज़ा की, जिसे अप्लाई करने के लिए आपको 3 स्टेप्स फॉलो करने पड़ते हैं। फर्स्ट स्टेप इज टू कलेक्ट ऑल द रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट्स। सेकंड स्टेप में आपको इनकी ऑफिशियल वेबसाइट जो कि है gatewayinternational.com.tr से अपॉइंटमेंट लेनी पड़ती है बाय पेइंग 6,814 रुपीज। एंड थर्ड स्टेप में आपको अपने अपॉइंटमेंट डेट एंड टाइम पर इनके ऑफिस में सारे डॉक्यूमेंट्स जो आपने कलेक्ट किए हैं वो लेकर जाने पड़ते हैं, वहां सबमिट करने पड़ेंगे एंड वीज़ा का बचा हुआ अमाउंट आपको वही सेंटर में पे करना पड़ेगा। डॉक्यूमेंट्स की अगर बात करें तो फर्स्ट आपको चाहिएगा वीजा एप्लीकेशन फॉर्म, जिसमें आपको अपनी पर्सनल एंड बेसिक डिटेल्स फिल करनी है, जहां आपको कोई भी तरह की कॉम्प्लिकेशंस नहीं आने वाली। आपको यहाँ बहुत ही बेसिक से क्वेश्चंस पूछे जाएंगे, आपको बस ये ध्यान रखना है कोई भी टाइप की स्पेलिंग मिस्टेक ना हो एंड ऑल्सो आप जो डॉक्यूमेंट्स प्रोवाइड कर रहे हो उनसे ये सारी डिटेल्स मैच हो रही हो, अदरवाइज आपका वीजा रिजेक्ट होने के काफी चांसेस है। कीप इन माइंड आपको सिर्फ ये 39 पॉइंट्स फिल करना है और जो ये वाली साइड है इट्स फॉर ऑफिशियल यूज ओनली, ये पूरा आपको ब्लैंक छोड़ना है। कुछ पॉइंट्स में आप ध्यान रखें, जैसे कि टाइप ऑफ वीजा में शॉर्ट स्टे एंड सिंगल एंट्री वीजा ही डाले, एज इफ आप फर्स्ट टाइम टर्की वीजा अप्लाई कर रहे हो तो लॉन्ग स्टे एंड मल्टीपल एंट्री वीजा में आपके रिजेक्शन के चांसेस काफी ज्यादा है। देन जितने दिन के लिए आप प्लान कर रहे हैं आप एग्जैक्ट उतने दिन ही डालें, क्योंकि आपको आगे अपनी एग्जैक्ट आइटनरी भी प्रोवाइड करनी पड़ेगी। 30th पॉइंट में दे आर आस्किंग फॉर योर फर्स्ट डेस्टिनेशन ऑफ टर्की, जब आप लैंड करोगे एंड मोस्ट प्रोबेबली आपकी फ्लाइट लैंड होगी इस्तांबुल एयरपोर्ट में, तो आप यहाँ लिख ले इस्तांबुल एयरपोर्ट। देन मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट में डाल ले बाय एयर, क्योंकि इफ आप इंडिया से ट्रेवल कर रहे हो तो 99% आप बाय एयर ही टर्की ट्रेवल करने वाले हो। देन बस कुछ और बेसिक से क्वेश्चंस एंड लास्ट में साइन करके ये एप्लीकेशन फॉर्म अपने पास में रख ले। नेक्स्ट आपको चाहिएगा आपका पासपोर्ट, जिसमें एटलीस्ट 2 ब्लैंक पेजेस एंड 6 मंथ्स की वैलिडिटी बाकी हो। इफ आपके पास में कोई पुराना पासपोर्ट भी है तो वो भी आप इसके साथ में कैरी कर ले। देन आपको चाहिए 2 पासपोर्ट साइज फोटोज विद साइज ऑफ 2.5 into 2.5 इंचेस। नेक्स्ट आपको एक कवर लेटर लिखना पड़ेगा दैट आप टर्की क्यों जाना चाहते हो, टर्की का वीजा आपको क्यों चाहिए। आप कुछ इस टाइप का कवर लेटर बना सकते हैं, जिसमें सबसे पहले आप मेंशन करें कि आप टर्की टूरिज्म पर्पज से जा रहे हैं। देन नेक्स्ट पॉइंट में आप बता दीजिए दैट आपके पास में इनफ फंड्स है, दैट इज द रीजन मैं अपने ट्रिप का सारा खर्चा खुद ही उठा रहा हूँ।
देन थर्ड पॉइंट में आप थोड़ा सा उनको कन्विंस करिए दैट कुछ ऐसी जगह है टर्की में जो आप काफी टाइम से जाना चाहते हैं एंड अभी मौका मिल रहा है तो आपको वो जगह घूमनी है। देन आप वो सारे डॉक्यूमेंट्स मेंशन कर ले जो आप वीजा अप्लाई करते टाइम प्रोवाइड करेंगे। देन एट लास्ट आप अपनी एक आइटनरी बना के इस लेटर में ही मेंशन कर ले। मेक श्योर आप जो आइटनरी बना रहे हो वो आपके होटल बुकिंग्स एंड फ्लाइट बुकिंग से मैच खानी चाहिए। देन चाहिएगा आपका एम्प्लॉयमेंट प्रूफ, लाइक आप कोई बिजनेस कर रहे हो तो चाहिएगा जीएसटी सर्टिफिकेट विद लास्ट 3 years ऑफ ITR एंड इफ यू आर एम्प्लॉय वर्किंग इन एनी कंपनी तो आपको चाहिएगा आपकी कंपनी से लीव लेटर, लास्ट 3 months सैलरी स्लिप एंड अगेन लास्ट 3 years ऑफ ITR। देन योर लास्ट 6 months बैंक स्टेटमेंट विच शुड बी सील्ड एंड साइंड बाय योर बैंक। मैं रिकमेंड करूंगा आप एटलीस्ट अपने अकाउंट में 2 लाख रुपीस तक रखें एंड कीप इन माइंड ये जो आपका बैलेंस है वो फ्लक्चुएट हो रहा हो, लाइक पैसे इस अकाउंट में आ भी रहे एंड इसी अकाउंट से आप पैसे खर्च भी कर रहे हैं, लाइक ये रनिंग अकाउंट होना चाहिए। देन वीजा अप्लाई करने के लिए आपको चाहिए 2-way फ्लाइट टिकट्स, जो मैं रिकमेंड करूंगा आप डमी फ्लाइट्स बुक करवा सकते हैं। देन योर होटल रिजर्वेशंस जो अगेन आप booking.com जैसी वेबसाइट से पे ऑन होटल या फ्री कैंसिलेशन वाली रिजर्वेशंस करा सकते हैं, ताकि इफ एनी चांस आपका वीजा रिजेक्ट होता है तो आप एटलीस्ट अपनी होटल एंड फ्लाइट्स का पैसा बचा सके। अब एक मेन थिंग, आपको टर्की ट्रैवल करने के लिए ट्रैवल इंश्योरेंस लेना पड़ेगा, बट एक बार आप अपने सेंटर से कंफर्म कर ले, एज कुछ सेंटर्स में ट्रैवल इंश्योरेंस वो खुद ही प्रोवाइड करते हैं कुछ एक्स्ट्रा चार्जेस लेकर। आप इस नंबर पे कॉल करके अपने सेंटर से कंफर्म कर सकते हैं दैट दे विल प्रोवाइड ट्रैवल इंश्योरेंस और यू हैव टू बाय इट सेपरेटली। आप इन सब डॉक्यूमेंट्स के साथ में सबकी 1 या 2 जेरॉक्स कॉपीज लेके जाना फॉर अ सेफर साइड। पासपोर्ट की 2 कॉपीज तो वहां चाहिएगी ही एंड इसके अलावा भी आप सब डॉक्यूमेंट्स की कॉपी साथ में लेकर चले जाना। तो ये तो है सारे डॉक्यूमेंट्स जो आपको वीजा अप्लाई करने से पहले कंप्लीट करने होंगे, बट यहाँ कुछ कंडीशंस भी है जो मैं समझता हूँ आपके नॉलेज में होनी चाहिए। लाइक इफ आप ग्रुप में ट्रैवल कर रहे हो तो आपको इंडिविजुअली सबके अलग अलग डॉक्यूमेंट्स चाहिएंगे। ऑल्सो जितने जने हो सबके अलग अलग अपॉइंटमेंट भी आपको लेनी पड़ेगी। वहाँ इंटरव्यू जैसा कुछ नहीं होता है, वो जस्ट आपके डॉक्यूमेंट्स देखते हैं एंड कुछ कम पड़ते हैं तो वो बताते हैं। आप एटलीस्ट 60 डेज पहले टर्की का वीजा अप्लाई कर सकते हैं, तो मेक श्योर जितना पहले आप वीजा अप्लाई करेंगे उतना आपके लिए बेटर रहेगा। देन इफ यू आर कपल तो आप सब डॉक्यूमेंट्स के साथ में अपना मैरिज सर्टिफिकेट की कॉपी भी साथ लगाए जिससे आपका वीजा इजीली मिल जाए। देन इफ एनी केस आपको अपने बैंक स्टेटमेंट पे डाउट है तो आप अपने कुछ अदर फाइनेंशियल प्रूफ्स बता सकते हैं, लाइक FD, म्यूचुअल फंड्स या कुछ और। इफ ये भी नहीं है तो आप अपने पेरेंट्स या रिलेटिव्स किसी के बैंक स्टेटमेंट लगा सकते हैं, बट एक कंसेंट लेटर साथ चाहिएगा दैट दे आर स्पॉन्सरिंग योर ट्रिप। इफ इन एनी केस आपका वीजा रिजेक्ट हो जाता है तो मेक श्योर वीजा फीस रिफंडेबल नहीं है, आपका पूरा पैसा इसमें वेस्ट हो जाएगा। तो मेक श्योर आप सारे डॉक्यूमेंट्स करेक्टली लगाएं एंड कोई भी टाइप की मिस्टेक ना करें। तो दैट्स इट, ये सारे डॉक्यूमेंट्स आप कलेक्ट कर ले एंड इनकी ऑफिशियल वेबसाइट में जाकर अपॉइंटमेंट सेलेक्ट कर ले एंड अपॉइंटमेंट डेट पे जाके ये सारे डॉक्यूमेंट्स वहां सबमिट कर दे विद द रिमेनिंग फीस ऑफ अराउंड 12,000 रुपीज। देन 12 से 15 दिनों में आपको मिल जाता है टर्की का स्टिकर वीजा एंड देन यू आर रेडी टू फ्लाई। तो आई होप आपका वीजा का पॉइंट क्लियर हो गया होगा। स्टिल आपके मन में वीजा को लेके कोई भी डाउट है तो कमेंट बॉक्स इज ओपन, आप कुछ भी पूछ सकते हैं एंड आई विल कम अप विद द सॉल्यूशन एज सून एज पॉसिबल। तो चलते हैं हमारे नेक्स्ट टॉपिक पे, हाउ टू रीच टर्की फ्रॉम इंडिया। तो द मोमेंट यू गेट वीजा आप इमीडिएटली फ्लाइट्स बुक करवा ले। जितना जल्दी आप फ्लाइट बुक करवाएंगे उतनी बेटर डील्स आपको मिल जाती है। इंडिया से टर्की पहुंचना इज वेरी इजी एंड कन्वीनियंट। इंडिया के दिल्ली एंड मुंबई से आपको टर्की की कैपिटल सिटी इस्तांबुल के लिए डायरेक्ट फ्लाइट्स मिल जाती है स्टार्टिंग फ्रॉम 35,000 रुपीज फॉर राउंड ट्रिप फॉर 1 पर्सन। उसके ऊपर भी काफी फ्लाइट्स है, आप अपने कंफर्ट एंड बजट अकॉर्डिंग बुक करवा सकते हैं। मेक श्योर आप रिटर्न फ्लाइट बुक करवाए ताकि आपको इमिग्रेशन में किसी भी तरह की परेशानी ना हो। वहाँ इमिग्रेशन के टाइम आपको रिटर्न फ्लाइट का 100% पूछेंगे। नेक्स्ट हम बात करते हैं अबाउट मोबाइल एप्लीकेशंस जो आपको टर्की में काफी काम आने वाली है। तो फर्स्ट ऐप जो आपके फोन में डेफिनेटली होनी ही चाहिए इस गूगल मैप्स। पूरे टर्की में आपको किसी भी लोकेशन को नेविगेट करना है तो गूगल मैप से बेटर और कोई एप्लीकेशन नहीं। ऑल्सो गूगल मैप्स पूरे टर्की में काफी ज्यादा एक्टिव है एंड ऑल्सो रिमोट एरियाज में भी इनकी कनेक्टिविटी काफी बढ़िया मिल जाती है। गूगल मैप्स की हेल्प से पब्लिक ट्रांसपोर्टेशन भी यूज करना काफी ईजी हो जाता है एंड इनकी सारी डिटेल्स इतनी डेप्थ में होती है कि आपको एक जगह से दूसरी जगह पहुंचने में कोई भी परेशानी नहीं आने वाली। ऑल्सो गूगल मैप्स के साथ आप डाउनलोड कर सकते हैं सिटी मैपर जो आपको लोकल ट्रांसपोर्टेशन यूज करना बताता है इन ऑल ओवर टर्की। इनकी डिटेल्स इतनी डेप्थ में होती है कि आपके लिए पब्लिक ट्रांसपोर्ट यूज करना काफी इजी हो जाएगा। नेक्स्ट ऐप इज बाई टैक्सी जो कि एक टैक्सी सर्विस ऐप है। जैसे अपने यहाँ ओला उबर चलती है वैसे ही टर्की में बाई टैक्सी चलती है। इस कंट्री में कैब्स एंड टैक्सीज काफी रीजनेबल है, वहाँ फ्यूल काफी सस्ता है। तो ये ऐप आपको काफी काम आने वाली है इन बुकिंग कैब्स एंड टैक्सीज।
एंड नेक्स्ट ऐप विच शुड बी डेफिनेटली ऑन योर फोन इज Yemex Apathy, जो ऑनलाइन फूड डिलीवरी प्रोवाइड करती है, सेम लाइक स्विगी एंड जोमेटो इन इंडिया। इन एप्लीकेशन की हेल्प से आप कहीं भी बैठे खाना ऑर्डर कर सकते हैं एंड ऑल्सो इन एप्लीकेशन में इंडियन फूड्स भी अवेलेबल है जो आप कहीं पर भी मंगवा कर एंजॉय कर सकते हैं। टर्की में आपको कई जगहों पर लैंग्वेज बैरियर फेस करना पड़ सकता है, तो इस बैरियर से बचने के लिए आप डाउनलोड कर सकते हैं गूगल ट्रांसलेट, जो आपको काफी काम आने वाली है इन कम्युनिकेटिंग विद लोकल्स। आई विल रिकमेंड आप डाउनलोड कर ले ऑफलाइन टर्किश डिक्शनरी, ताकि कहीं पर आप नेटवर्क में नहीं हो स्टिल आप अपनी बात इस ऐप के थ्रू इजीली पहुंचा सकते हो। ये जो 5 एप्लीकेशंस है आपके टर्की ट्रिप को काफी कंफर्टेबल बना देगी, तो मैं रिकमेंड करूंगा आप टर्की पहुंचने से पहले ये एप्लीकेशंस डाउनलोड करके रख लें। तो कमिंग टू द नेक्स्ट टॉपिक, पब्लिक ट्रांसपोर्टेशन इन टर्की। तो फर्स्ट ऑफ ऑल मैं रिकमेंड करूंगा पब्लिक ट्रांसपोर्टेशन का यूज सिर्फ और सिर्फ इस्तांबुल में ही करें एंड दूसरी सिटीज में बाई टैक्सी से टैक्सी या डे टूर पैकेजेस ही बुक कराए। एज इस्तांबुल के अलावा दूसरी सिटीज में पब्लिक ट्रांसपोर्टेशन इतना कन्वीनियंट एंड इतना ईजी नहीं है। बेसिकली इस्तांबुल में आपको गजब का पब्लिक ट्रांसपोर्टेशन एंड कनेक्टिविटी देखने को मिल जाती है एंड ऑल्सो ये इतनी कॉस्ट इफेक्टिव होती है कि आपका लोकल ट्रैवलिंग में काफी कम खर्चा आने वाला है। इस सिटी में आपको मेट्रोज मिल जाती है, ट्रैम्स मिल जाती है, मेट्रो बसेस मिल जाती है, फेरीज मिल जाती है एंड एट लास्ट नॉर्मल बसेस भी आपको वहाँ मिल जाती है। और इन सब ट्रांसपोर्टेशन के यूज करने के लिए आप बनवा सकते हैं इस्तांबुल कार्ड, जो अपने दिल्ली मेट्रो कार्ड जैसा है, बट इस कार्ड की हेल्प से आप मेट्रो ही नहीं सारे पब्लिक ट्रांसपोर्टेशन का यूज कर सकते हो विद इन दिस सिटी इंक्लूडिंग फेरीज। ये कार्ड आप मेट्रो स्टेशन पर ही कायोस्क मशीन से परचेस कर सकते हैं, जिसकी प्राइस 70 लीरा या 180 इंडियन रुपीज तक होती है, जिसमें आपको टॉपअप करवाना पड़ता है सेम लाइक आवर दिल्ली मेट्रो कार्ड। कीप इन माइंड आप जिस टाइम कार्ड ले रहे हो तो कोई अप्रोच करता है फॉर हेल्प तो जस्ट अवॉइड देम, क्योंकि एक तरह का स्कैम हो सकता है जो काफी कॉमन है इन दिस सिटी। तो इस कार्ड की हेल्प से आप कोई भी पब्लिक ट्रांसपोर्टेशन का यूज कर सकते हैं इन इस्तांबुल, जो आपकी जर्नी काफी कंफर्टेबल बना देगा। ऑल्सो ट्राई टू अवॉइड बसेस बिकॉज इस्तांबुल में आपको काफी ट्रैफिक देखने को मिल जाता है, तो बेटर नॉट टू गेट स्टक इन ट्रैफिक। वन मोर थिंग, इफ आप ग्रुप में ट्रैवल कर रहे हो तो आप एक सिंगल कार्ड 5 जनों के बीच में शेयर कर सकते हो। आपको हर पर्सन के लिए अलग अलग कार्ड लेने की जरूरत नहीं है और इस कार्ड को टॉपअप करवाना भी काफी इजी है। आपको इसी कायोस्क मशीन पर ही अपना कार्ड रखना है एंड कैश इंसर्ट करनी है एंड बहुत ही इजीली इस कार्ड में टॉपअप हो जाएगा। तो आई होप आपको इस्तांबुल में पब्लिक ट्रांसपोर्टेशन यूज करने में कोई भी इशू नहीं होगा एंड ऑल्सो मैं आइटनरी के साथ साथ भी आपको कैसे एक जगह से दूसरी जगह पहुंचना है वो बताता रहूंगा, तो स्टे ट्यून्ड। इफ बात करें फूड पार्ट की, तो टर्की नॉन वेज लवर्स के लिए जन्नत से कम नहीं। आपको यहाँ काफी वेराइटीज के नॉन वेज फूड्स एंड डिशेज मिल जाते हैं जो आपको दूसरे देशों में देखने को नहीं मिलते। डोनल कबाब, लहमासून, डोलमा, कोफ्ते एंड और भी ऐसी बहुत सारी डिशेज है जो कि काफी फेमस है एंड वर्थ ट्राइंग इफ आप नॉन वेजिटेरियन हो एंड वहाँ के लोकल क्यूजिंग को ट्राई करना चाहते हो। तो इस्तांबुल में तो आपको वेज एंड इनफैक्ट वीगन फूड्स के काफ़ी ऑप्शंस मिल जाते हैं, बट दूसरी सिटीज़ में वेज फूड इतना पॉपुलर नहीं है, तो आपको ये फूड सोर्स करने में थोड़ी सी तकलीफ हो सकती है। बट ऑल थैंक्स टू गूगल मैप्स, यहाँ आप अपनी लोकेशन डाल के वेजिटेरियन रेस्टोरेंट्स ढूंढ सकते हैं जो आपको हर जगह कहीं ना कहीं तो देखने को मिल जाएंगे। बात करें इंडियन रेस्टोरेंट्स की, तो अगेन इस्तांबुल में तो आपको काफ़ी ऑप्शंस मिल जाएंगे, यू जस्ट हैव टू सर्च ऑन गूगल मैप्स। बट ऑन अदर हैंड दूसरी सिटीज़ में इंडियन रेस्टोरेंट्स के ऑप्शंस काफ़ी कम देखने को मिलते हैं। स्टिल आप जिस भी लोकेशन में हो एक बार गूगल मैप पर सर्च करके ज़रूर देख लेना। नेक्स्ट हम बात करते हैं टर्किश करेंसी की, जो कि है टर्किश लीरा। तो बेसिकली 1 टर्किश लीरा इज ऑलमोस्ट इक्वल टू 2.50 इंडियन रुपीज, जो आप भूल के भी एयरपोर्ट से चेंज ना करवाए। ऑल्सो इंडिया में भी आप INR को लीरा में कन्वर्ट करा कर नहीं लाए, दोनों ही केसेस में आपको काफी कम रेट्स मिलती है। बेटर इज टू कीप कॉम्बिनेशन ऑफ फॉरेक्स कार्ड और US डॉलर्स और इनफैक्ट यूरोज, क्योंकि यूरोज एंड US डॉलर कन्वर्ट करवाना टर्की में ही नहीं दुनिया के हर कंट्री में काफी ईजी होता है एंड ऑल्सो आपको काफी बेटर रेट्स मिल जाती है एज कम्पेयर टू इंडियन करेंसी। आप एयरपोर्ट पर जरूरत अकॉर्डिंग चेंज करवा ले एंड देन इस्तांबुल में ग्रैंड बाजार नाम का एक बहुत बड़ा मार्केट है, वहां से अपनी बाकी सारी करेंसी एक्सचेंज करवा ले। ग्रैंड बाजार में आपको काफी करेंसी कन्वर्टर्स की शॉप मिल जाएगी, आप वो मार्केट एक्सप्लोर करते करते अपनी करेंसी का काम करवा ले, विच इज द बेस्ट ऑप्शन। ऑल्सो यूरोज भी टर्की में काफी जगह एक्सेप्टेबल है, तो यूरोज साथ लेके आते हो तो भी आपको कोई भी टाइप का इशू फेस नहीं करना पड़ेगा। और अगर बात करें सिम कार्ड की, तो आपको एयरपोर्ट पर ही काफ़ी नेटवर्क प्रोवाइडर्स के काउंटर दिख जाएंगे, सच एज टर्क टेलीकॉम, वोडाफोन एंड टर्कसेल। बट मैं पर्सनली आपको टर्कसेल नेटवर्क सजेस्ट करूंगा क्योंकि इनकी रेंज काफ़ी बढ़िया है, इवन रिमोट एरियाज में भी ये नेटवर्क काफ़ी सही काम करता है, तो 100% आप इस नेटवर्क पर रिलाई कर सकते हैं। आपको एयरपोर्ट पर 1000-1200 रुपये में टर्कसेल नेटवर्क की टूरिस्ट पैकेज सिम कार्ड मिल जाती है, जिसमें 20 GB डाटा आपको मिलता है, विच आई गेस के आपके लिए डाटा 8 दिन में कम नहीं पड़ने वाला। सिटी के अंदर आपको सस्ती सिम कार्ड मिल जाएगी, बट इतना मेजर डिफरेंस नहीं है, तो आप फॉर श्योर एयरपोर्ट से सिम कार्ड परचेज कर सकते हैं।
ऑल्सो एयरटेल, जियो एंड वोडाफोन जैसे नेटवर्क्स भी टर्की में चल जाएंगे। यू जस्ट हैव टू परचेज रोमिंग पैकेज, बट ये आपके लिए थोड़ा सा कॉस्टली पड़ सकता है, अराउंड 2200 से 2500 रुपये। तो बेटर है आप टर्की पहुंचकर एयरपोर्ट से सिम कार्ड परचेज कर लीजिए। तो ऑलमोस्ट आपकी सारी बेसिक डिटेल्स क्लियर हो गई है। नाउ आते हैं अपने वीडियो के सबसे मेन टॉपिक पे, विच इज 8 days आइटनरी फॉर टर्की। तो बेसिकली टर्की बहुत बहुत बड़ी कंट्री है जिसे 8 दिन में पूरा एक्सप्लोर करना इज नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल। तो हम मेजरली टर्की में 3 cities कवर करेंगे विच आर द मोस्ट पॉपुलर अमंग टूरिस्ट, इस्तांबुल, कैपेडोकिया एंड अंताल्या। एंड बिलीव मी, खूबसूरती एंड एक्टिविटीज के मामले में तीनों एक से बढ़कर एक है। हमारी आइटनरी कुछ इस टाइप की रहेगी दैट स्टार्टिंग 3 दिन हम एक्सप्लोर करेंगे इस्तांबुल के सिटी वाइब्स को, जहाँ को काफ़ी सारे टूरिस्ट पॉइंट्स एंड काफ़ी हिस्ट्री रिलेटेड प्लेसेस देखने को मिल जाएगी। देन वहाँ से बाय फ्लाइट या बाय रोड हम जाएंगे कैपेडोकिया विच इज़ फेमस फॉर इट्स नेचुरल ब्यूटी, ATV राइड्स एंड वर्ल्ड फेमस हॉट एयर बलून। 3 दिन कैपेडोकिया स्पेंड करने के बाद हम अगेन या तो फ्लाइट में या बाय रोड जाएंगे अंताल्या विच इज़ अनदर मोस्ट ब्यूटीफुल प्लेस ऑफ टर्की। सी कोस्ट पर लोकेटेड ये सिटी में आप 2 दिन स्टे करने वाले हैं टू एंजॉय बीच लाइफ एंड नाइट लाइफ, एंड देन आप कनेक्टिंग फ्लाइट पकड़ के पहुंच जाएंगे बैक टू इंडिया। इफ आपके पास में 2-3 दिन एक्स्ट्रा है तो आप अंताल्या से इजमिर जा सकते हैं वाया पमुकल्ले, जो कि ऑल्सो काफ़ी सुंदर जगह है। बट फिलहाल हम टर्की में 3 cities एक्सप्लोर करेंगे विच इज़ वन ऑफ द मोस्ट फेमस रूट इन दिस कंट्री। इस्तांबुल में 2 मेजर एयरपोर्ट है, बट इंडिया से आने वाली फ्लाइट्स इस्तांबुल इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर ही लैंड करेगी। यहाँ आप तकसीम स्क्वायर में या उसके आसपास पे अपना स्टे देख सकते हैं, जो कि पूरे इस्तांबुल का काफ़ी फेमस एंड लाइवली एटमॉस्फेयर वाला एरिया है, जहाँ मोस्ट ऑफ द टूरिस्ट स्टे करना प्रेफर करते हैं। इस एरिया में आपको एक नॉर्मल एवरेज होटल 2500 रुपीज़ में मिल जाती है, तो आप अपने बजट एंड कंफर्ट अकॉर्डिंग बुकिंग करवा सकते हैं। एयरपोर्ट से तकसीम स्क्वायर की दूरी तकरीबन 40 किलोमीटर्स है, जो मैं रिकमेंड करूंगा आप ये दूरी मेट्रो में पूरी करें, एज इट इज़ द मोस्ट चीपेस्ट मोड ऑफ ट्रांसपोर्टेशन। ऑल्सो आप एयरपोर्ट पर ही इस्तांबुल कार्ड बनवा सकते हैं, तो आपके लिए पब्लिक ट्रांसपोर्टेशन यूज़ करना काफ़ी ईजी हो जाएगा। तो तकसीम स्क्वायर पहुंचने के लिए आपको एयरपोर्ट से मेट्रो लाइन नंबर M11 में बैठकर आना पड़ेगा गैरे तैप। देन वहीं से मेट्रो चेंज करके M2 मेट्रो लाइन में बैठकर आ जाइए तकसीम स्क्वायर। तो इफ आप इस्तांबुल इवनिंग या नाइट में लैंड करते हैं तो मैं सजेस्ट करूंगा आप उस टाइम अपना नेबरहुड एक्सप्लोर करें एंड अपनी आइटनरी नेक्स्ट डे से स्टार्ट करें। बट इफ आप मॉर्निंग में लैंड करते हो तो आप अपनी आइटनरी सेम डे से स्टार्ट कर लें। तो स्टार्ट योर फर्स्ट डे बाय विजिटिंग ग्रैंड बाजार, जो कि बहुत ही पुराना एंड तकरीबन 60 गलियों में फैला हुआ बहुत ही बड़ा मार्केट है, जहाँ आपको 4000 से भी ज़्यादा दुकानें देखने को मिल जाती है। ये मार्केट इतनी बड़ी है कि आपको यहाँ दुनिया भर की सारी चीज़ें देखने को मिल जाती है, जैसे कि ज्वेलरी, टेक्सटाइल्स, स्पाइसेस, एंटीक आइटम्स, सोवेनियर्स एंड और भी बहुत चीज़ें, दैट टू इन वेरी अफोर्डेबल प्राइसेस। ऑल्सो आप यहीं से अपनी करेंसी भी एक्सचेंज करवा ले, आपको कॉम्पिटिशन के चलते काफ़ी बेटर प्राइसेस देखने को मिल जाएगी। शॉप्स के अलावा भी यहाँ देखने को काफ़ी चीज़ें हैं, जैसे कि यहाँ का आर्किटेक्चर, कलरफुल डिस्प्लेज एंड काफ़ी लाइवली सा एटमॉस्फेयर, जो कि जगह को काफ़ी यूनिक एंड काफ़ी टूरिस्टिक बना देता है। यहाँ पहुँचने के लिए आप या तो ट्रैम ले सकते हैं और या तो मेट्रो। इफ मेट्रो में आ रहे हो तो आप मेट्रो लाइन नंबर M2 में बैठकर आ जाइए वेजन स्लाइड, जहाँ से ग्रैंड बाजार वॉकिंग डिस्टेंस पर आपको दिख जाएगा। एंड ऑन अदर एंड आपको ट्रैम से आना है तो आप ट्रैम नंबर T1 में बैठकर पहुँच जाइए बेयाजिद, जहाँ से भी ग्रैंड बाजार काफ़ी नज़दीक है। तकरीबन 5 से 6 घंटे इस मार्केट को एक्सप्लोर करने के बाद आप यहाँ के फेमस स्पाइस मार्केट भी विजिट कर सकते हैं, जो कि ग्रैंड बाजार से सिर्फ 10 मिनट्स के डिस्टेंस पर है। स्पाइस मार्केट को इजिप्शियन मार्केट भी कहा जाता है, एज मैनी पीपल बिलीव हिस्टोरिकली स्पाइसेस इजिप्ट से ही इंपोर्ट हुआ करती थी। इस मार्केट में आपको स्पाइसेस, हर्ब्स, ड्राई फ्रूट्स, नट्स, टीज एंड ट्रेडिशनल टर्किश डिलाइट्स देखने को मिल जाते हैं, जो जगह को काफ़ी फेमस बना देता है। ये दोनों मार्केट इस्तांबुल ही नहीं पूरी दुनिया के वन ऑफ द मोस्ट फेमस मार्केट्स में से एक है। दोनों मार्केट एक्सप्लोर करते करते आपको शाम हो जाएगी, तो इवनिंग में करने चले जाइए वन ऑफ द मोस्ट फेमस एक्टिविटी ऑफ इस्तांबुल, दैट इज बॉसफोरस बोट राइड क्रूज। बेसिकली इस्तांबुल सिटी का एक एरिया यूरोप में आता है एंड एक साइड का एरिया एशिया में, एंड इन एरियाज को सेपरेट करती है बॉसफोरस स्ट्रेट। इस स्ट्रेट में काफ़ी फेरीज, बोट्स एंड क्रूजेज चलती है, जहाँ से आप इस्तांबुल के आइकॉनिक लैंडमार्क्स का काफ़ी ज़बरदस्त व्यू एंजॉय कर सकते हैं। 3 आवर्स डिनर क्रूजेस के पैकेज आपको ऑनलाइन मिल जाते हैं, जिसमें डिनर एंड ड्रिंक्स भी आप इंक्लूड करवा सकते हैं, जिसके आपको 2500 रुपीज़ से 5000 रुपीज़ के बीच में देने पड़ सकते हैं, डिपेंड्स ऑन द पैकेज यू सेलेक्टेड। आप क्रूज के पैकेजेस क्लू कैप पर देख सकते हैं, वहीं से इनकी राइड्स बुक करवा सकते हैं। मोस्ट प्रोबेबली आपको उनका स्टार्टिंग पॉइंट कप्तास फेरी टर्मिनल में देखने को मिल जाएगा, जहां पहुंचने के लिए आपको ट्रैम लेनी पड़ेगी। ट्रैम से जाने के लिए आपको एमिनोनू से ट्रैम नंबर T1 में बैठकर जाना होगा कबातास, जो आपको 10 मिनट्स में वहां पहुंचा देगा। 3 आवर्स की बोट राइड एंजॉय करने के बाद आप आसपास का एरिया एक्सप्लोर कर सकते हैं, देन 15 to 20 मिनट्स की वॉक करके पहुंच जाइए तकसीम स्क्वायर एंड खत्म करें अपना पहला दिन।
डे 2 को सबसे पहले आप एक्सप्लोर करें अपना नेबरहुड विच इज तकसीम स्क्वायर, जो अपना लाइवली एटमॉस्फेयर एंड वाइब्रेंट सिटी लाइफ के लिए जाना जाता है, जहाँ काफ़ी सारी एक्टिविटीज़, शॉप्स एंड रेस्टोरेंट्स आपको देखने को मिल जाते हैं। ये एरिया इतना टूरिस्टी है कि आपको हर जगह टूरिस्ट यहाँ देखने को मिलेंगे। पैदल इस स्क्वायर को एक्सप्लोर करते करते आप पहुंच जाइए वन ऑफ द मोस्ट फेमस स्ट्रीट ऑफ इस्तांबुल, इस्तिकलाल एवेन्यू। इस्तिकलाल एवेन्यू पूरे इस्तांबुल की मोस्ट फेमस एंड वाइब्रेंट स्ट्रीट में से एक है, जो तकरीबन 1.5 किलोमीटर लंबी है। एंड इस पूरे स्ट्रीट पर आपको काफ़ी सारे शॉप्स, कैफेज, रेस्टोरेंट्स, आर्ट गैलरीज एंड और भी काफ़ी सारे एंटरटेनमेंट वेन्यूज देखने को मिल जाते हैं, जो कि डे टाइम एंड नाइट टाइम दोनों के लिए एक परफेक्ट स्ट्रीट है। ऑल्सो यहाँ एक हिस्टोरिक रेड ट्रैम चलती है, जो कि काफ़ी पॉपुलर है, तो आप इस ट्रैम में बैठ कर भी इस पूरी स्ट्रीट को एक्सप्लोर कर सकते हैं। देन अगेन इस स्ट्रीट से वॉक करते करते आप पहुंच जाइए गलाता टावर, जो कि पूरे इस्तांबुल का वन ऑफ द मोस्ट फेमस लैंडमार्क्स में से एक है। 14th सेंचुरी में बना हुआ बेसिकली एक वॉच टावर हुआ करता था, जो आज के टाइम में सिटी का ऑब्जर्वेशन डेक है। इस टावर के रूप से आपको पूरे इस्तांबुल का काफ़ी सुंदर सा पैनोरामिक व्यू देखने को मिल जाता है। ऑल्सो काफ़ी सारे लैंडमार्क्स आपको यहीं से देखने को मिल जाते हैं, सच एज गोल्डन हॉर्न, बॉस्फोरस एंड बहुत ही खूबसूरत सी इस्तांबुल की स्काईलाइन। ये ऑब्जर्वेशन डेक तक पहुंचने के लिए आपको 2800 इंडियन रुपीज़ तक देने पड़ते हैं, विच इज टोटली वर्थ वंस यू रीच एट टॉप ऑफ दिस टावर। इस टावर को एक्सप्लोर करने के बाद आप यहाँ से ट्रैम नंबर T1 में बैठकर चले जाइए सुल्तान अहमद स्क्वायर, जो कि अनदर मोस्ट हसलिंग बसलिंग एरिया है पूरे इस्तांबुल का। ये एक बहुत ही बड़ा ओपन स्पेस है, जहाँ काफ़ी सारे विजिटर्स इस्तांबुल की रिच हिस्ट्री एंड कल्चर को एक्सप्लोर करने के लिए आते हैं। इस स्क्वायर के आसपास पूरे टर्की के 4 मेजर लैंडमार्क्स है: हगिया सोफिया, ब्लू मॉस्क, बेसिलिका सिस्टर्न एंड टोपकापी पैलेस। हगिया सोफिया एक बेहद ही खूबसूरत एंड अराउंड 1500 साल पुराना एक मार्वलस आर्किटेक्चर है, जो कि 537 AD में बना था। हजारों साल तक ये चर्च दुनिया का सबसे बड़ा चर्च हुआ करता था, बट 1453 में इस चर्च को मॉस्क में कन्वर्ट कर दिया गया था। देन अगेन 1935 में इस मॉस्क को म्यूजियम में तब्दील किया गया, जहाँ काफ़ी सारे आर्टिफैक्ट्स रखे हुए थे। देन अगेन 2020 में इस म्यूजियम को रिकंस्ट्रक्ट करके मॉस्क में कन्वर्ट कर दिया गया, जो आज भी एक मॉस्क ही है। हगिया सोफिया अपने बहुत बड़े डोम, खूबसूरत मोजाइक वर्क्स एंड काफ़ी यूनिक क्रिश्चियन एंड इस्लामिक आर्किटेक्चर का मिक्सचर है, जिसे देखने मिलियंस ऑफ टूरिस्ट यहाँ आते हैं। एज ए टूरिस्ट आपके अंदर जाने के लिए 2400 रुपीज़ देने पड़ेंगे, विच इज़ टोटली वर्थ इफ़ यू आर हिस्ट्री लवर। हगिया सोफिया से आप चले जाइए बेसिलिका सिस्टर्न, जो कि इस्तांबुल का काफ़ी फेमस एंड एक अंडरग्राउंड स्ट्रक्चर है, जिसे 6th सेंचुरी में बनाया गया था। बेसिलिका सिस्टर्न के नज़दीक है ग्रेट पैलेस ऑफ कॉन्स्टेंटिनोपल, एंड उसी पैलेस के पानी को स्टोर करने के लिए इसे एक अंडरग्राउंड स्ट्रक्चर बनाया गया था। इसके अंदर अराउंड 336 मार्बल कॉलम्स लगे हुए हैं, जो कि पानी के अंदर एक अलग ही एंड बहुत ही सुंदर सा लुक देते हैं। ऑल्सो यहाँ आपको मिलेगी 2 मेडुसा हेड कार्विंग, जो इस जगह को और भी यूनिक एंड मिस्टीरियस बना देती है। इसकी इंजीनियरिंग एंड हिस्ट्री के कारण ये भी काफ़ी पॉपुलर लैंडमार्क है बिटवीन ट्रेवलर्स, एंड इसमें एंट्री करने के लिए आपको 2000 रुपीज़ तक देने पड़ते हैं। देन आप नज़दीक में चले जाइए टोपकापी पैलेस, जो कि एक हिल पर लोकेटेड है। ये पैलेस 400 साल तक यहाँ के सुल्तान का रेजिडेंस हुआ करता था, जो कि हिस्टोरिकली एंड कल्चरली काफ़ी इंपॉर्टेंट लैंडमार्क है टर्की का। इस पैलेस में काफ़ी बड़े कोर्टयार्ड, सुंदर से गार्डन और बहुत ही रिचली डेकोरेटेड चैम्बर्स है, जो मिलियंस ऑफ विजिटर्स को अपनी तरफ अट्रैक्ट करते हैं। ऑल्सो इस पैलेस से इस्तांबुल का काफ़ी सुंदर एंड पैनोरामिक व्यू देखने को मिल जाता है, विच लुक सो अमेजिंग इन रियल टाइम। इस पैलेस में एंट्री करने के लिए आपको 1900 रुपीज़ देने पड़ते हैं, एंड उसके अलावा 500 रुपीज़ और एक्स्ट्रा लगता है इफ़ आप इस पैलेस के अंदर हारेम को एक्सप्लोर करना चाहते हो तो। हारेम बेसिकली सुल्तान के वाइफ का या कोई भी फीमेल रिलेटिव्स हुआ करती थी, उनके लिए ये जगह हुआ करती थी। 500 रुपीज़ एक्स्ट्रा देके आप हारेम को भी स्ट्रक्चर एंड बहुत ही रिचली डेकोरेटेड टाइल्स एंड आर्किटेक्ट देख सकते हैं। ये 3 जगह एक्सप्लोर करते करते इवनिंग हो जाएगी, तो ब्लू मॉस्क है उसको हम नेक्स्ट डे एक्सप्लोर करेंगे। तो इवनिंग में आप इस पैलेस से वॉक करते करते आ जाइए गलाता ब्रिज, जो अपने लाइवली एटमॉस्फेयर के लिए काफ़ी फेमस हॉटस्पॉट है इन इस्तांबुल। ये ब्रिज भी काफ़ी पुराना, अराउंड 6th सेंचुरी में बनाया गया था, जिसे कई बार रिकंस्ट्रक्ट किया गया था। ये ब्रिज अपने सी फूड के लिए, वाटर फ्रंट कैफेज एंड बस्लिंग मार्केट के लिए काफ़ी फेमस जगह है। देन यहाँ से फ्री होकर आप ब्रिज के एंड से यानी कि काराकाई से ट्रैम नंबर T1 लेके पहुंच जाइए फिंडिकली मीमार यूनिवर्सिटी, एंड वहाँ से 500 मीटर्स के वॉक पर आपको मिल जाएगा तकसीम स्क्वायर। डे 3 के मॉर्निंग में हम जाएंगे पूरे इस्तांबुल के सबसे फेमस नेबरहुड फेनर एंड बलात को एक्सप्लोर करने। ये नेबरहुड अपने बोहेमियन एटमॉस्फेयर, नैरो स्ट्रीट्स, कलरफुल एंड ट्रेडिशनल हाउसेस के लिए काफ़ी फेमस जगह है। फेनर पहुंचने के लिए आप तकसीम टनल बस स्टैंड से 55T नंबर बस लेके पहुंच जाइए फेनर, जहां सबसे पहले आप चले जाइए पेट्रियार्चल चर्च ऑफ सेंट जॉर्ज। ये चर्च एक ग्रीक ऑर्थोडॉक्स बेस्ड बना हुआ है, जो अपने मार्वलस आर्किटेक्ट एंड रिलीजियस सिग्निफिकेंस के लिए टूरिस्ट एज वेल एज लोकल्स के बीच में काफ़ी पॉपुलर है। देन वहाँ से वॉक करते करते आ जाइए प्राइवेट फेनर ग्रीक हाई स्कूल, जो अगेन अपने ग्रीक आर्किटेक्ट के लिए पूरे एरिया में काफ़ी पॉपुलर है।
इसको रेड स्कूल नाम से भी जाना जाता है, ये दिखने में पूरे रेड कलर से ढका हुआ लगता है। इस इंस्टीट्यूशन में काफ़ी जनरेशन्स के ग्रीक स्टूडेंट ने एजुकेशन ली है, जिसकी वजह से ये इंस्टीट्यूशन काफ़ी पॉपुलर है। देन वहाँ से वॉक करते करते आ जाइए बलात साहिल पर, जो वाटर फ्रंट पर बना हुआ पार्क है, जहाँ से यू कैन एंजॉय स्टनिंग व्यूज ऑफ इस्तांबुल स्काईलाइन। देन आप फेनर एंड बलात के स्ट्रीट एक्सप्लोर कर सकते हैं, जहाँ आप लोकल क्यूजिन ट्राई कर सकते हैं या कुछ कैफेज या बार्स में एंजॉय कर सकते हैं, अपना काफ़ी अच्छा टाइम इस नेबरहुड में स्पेंड कर सकते हैं। 5 से 6 घंटे इस नेबरहुड को एक्सप्लोर करने के बाद आप चले जाइए पूरे टर्की का सबसे फेमस लैंडमार्क ब्लू मॉस्क को एक्सप्लोर करने। वहां पहुंचने के लिए आपको बस एंड ट्रैम दोनों में बैठना पड़ेगा, जिसमें सबसे पहले आपको फेनार बस स्टैंड से 90B बस में बैठकर आना पड़ेगा अक्सा रे, एंड वहां से ट्रैम नंबर T1 में बैठकर आना है सुल्तान अहमद। ये मॉस्क 17th सेंचुरी में बनाया गया था, जो अपने मार्वलस आर्किटेक्ट, ब्लू कलर टाइल्स, बहुत ही बड़ा डोम, सुंदर से मीनार्स एंड एक बड़ा सा कोर्टयार्ड के लिए दुनिया भर में काफ़ी मशहूर है, जहां लोकल्स एज वेल एज टूरिस्ट को अपनी तरफ अट्रैक्ट करता है। ये पूरे टर्की में काफ़ी इंपॉर्टेंट लैंडमार्क है, जहाँ काफ़ी सारे लोग वर्शिप करने के लिए आते हैं। ऑल्सो ब्लू मॉस्क में एंट्री करने के लिए आपको कोई भी पैसा नहीं देना पड़ता है, इट इज़ ओपन टू एवरी सिंगल पर्सन। इस्तांबुल में आपको काफ़ी जगह से मॉस्क दिख जाएगा, जो 100% आपको अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा। देन आप अपनी इवनिंग एंड नाइट स्पेंड कर सकते हैं तकसीम स्क्वायर में, जहाँ आपको काफ़ी लाइवली एटमॉस्फेयर देखने को मिल जाएगा। तो 3 दिन में हमने ऑलमोस्ट पूरे इस्तांबुल के सारे मेजर अट्रैक्शंस को एक्सप्लोर कर दिया है, एंड 4 डे के मॉर्निंग में आप फ्लाइट पकड़कर चले जाइए कैपेडोकिया, जिसके लिए पूरे टर्की जाना जाता है। इस्तांबुल से कैपेडोकिया जाने के लिए 2 तरीके हैं, या तो आप फ्लाइट पकड़ सकते हो जिसकी प्राइस 2200 रुपीज से स्टार्ट होती है, अदरवाइज आप 3rd डे के नाइट को 12 आवर्स की बस जर्नी लेके सीधा कैपेडोकिया पहुंच सकते हो। ऑल्सो इनकी बुकिंग्स को काफ़ी ईजी बना देती है जर्मन बेस्ड बुकिंग कंपनी ओमियो, जहाँ बस, ट्रेन एंड डोमेस्टिक फ्लाइट्स कंपेयर करके अपनी बुकिंग करवा सकते हैं। तो फिलहाल के लिए मैं अज्यूम कर रहा हूँ आप कैपेडोकिया बाय फ्लाइट ही जाएंगे, जहां आप 2 एयरपोर्ट नेवेशिर या कायसेरी में लैंड करेंगे। नेवेशिर एयरपोर्ट से कैपेडोकिया का डिस्टेंस है अप्रॉक्स 40 किलोमीटर्स, एंड कायसेरी से कैपेडोकिया डिस्टेंस अराउंड 70 किलोमीटर्स है। तो वो मैटर नहीं करता दैट आप कौन से एयरपोर्ट लैंड करते हो। दोनों एयरपोर्ट से आपको शटल बस मिल जाती है, जिसका आपको 1000 रुपीज से 1200 रुपीज तक देना पड़ता है। बट कीप इन माइंड आप शटल ट्रांसफर क्लू कैब से पहले बुक करवा दे, ताकि आपके लिए कैपेडोकिया पहुंचना काफ़ी ईजी हो जाए। तो आप अपने टाइमिंग्स एंड रेट्स के अकॉर्डिंग इन दोनों ही एयरपोर्ट में से किसी एक एयरपोर्ट के लिए फ्लाइट्स बुक करवा सकते हैं बिना कोई दिक्कत के। कैपेडोकिया में मैं आपको गौरमी एरिया में स्टे करने के लिए सजेस्ट करूंगा, एज इट इज़ वेरी पॉपुलर एरिया अमंग ट्रैवलर्स। गौरमी बहुत ही चार्मिंग सा टाउन है, जो अपने चिमनी एंड कोन शेप्ड रॉक फॉर्मेशंस के लिए काफ़ी पॉपुलर है। ऑल्सो यहाँ से आप मॉर्निंग में हॉट एयर बलून राइड्स का नज़ारों का लुत्फ भी उठा सकते हैं, एज ये एरिया हॉट एयर बलून के लिए काफ़ी फेमस है। मैं रिकमेंड करूंगा आप 3 दिन यहाँ अच्छी सी केव होटल में स्टे करें, जिसके लिए गौरमी जाना जाता है। केव होटल की प्राइसेस ऑन अराउंड 6500 रुपीज से स्टार्ट हो जाती है, तो आप अपने बजट अकॉर्डिंग बुकिंग करवा सकते हैं। तो कैपेडोकिया में फर्स्ट डे एंड इस ट्रिप के 4th डे को सबसे पहले आप एक्सप्लोर करें यहाँ का नेबरहुड, एंड देन चले जाइए गौरमी ग्रैंड बाजार फॉर सम लोकल शॉपिंग। ये शॉपिंग एक्सपीरियंस आपके लिए थोड़ा सा महंगा हो सकता है, इस गौरमी काफ़ी टूरिस्टी एरिया है, तो बट ऑब्वियस जहाँ टूरिस्ट वहाँ महंगाई। यहाँ आपको रेस्टोरेंट्स, कैफेज, सोवेनियर शॉप्स एंड और भी काफ़ी चीज़ें देखने को मिल जाती है, जहाँ आप 3 से 4 घंटे आराम से स्पेंड कर सकते हो। ग्रैंड बाजार को एक्सप्लोर करने के बाद आप बुकिंग करवा ले सनसेट एटीवी राइड, जो है कि काफ़ी पॉपुलर एक्टिविटी मानी जाती है। एटीवी राइड आप क्लू कैब से बुक करवा सकते हैं, जिसके 2 आवर्स राइड की प्राइस आपको 3500 रुपीज़ तक देने पड़ सकते हैं। ऑल्सो मैं सजेस्ट करूंगा आप एटीवी राइड के लिए लास्ट टाइम सेलेक्ट करें, ताकि आप इस राइड से सनसेट का नज़ारा भी देख सकें। आपको इस पैकेज में फ्री पिकअप एंड ड्रॉप की फैसिलिटी मिल जाती है, आपको बस इनके डेजिग्नेटेड एरिया तक पहुंचना पड़ता है। कीप इन माइंड ये कोई गाइडेड टूर नहीं है, आपको इन ग्रुप के पीछे पीछे जाना होता है, एंड दे टेक यू टू सम अमेजिंग रोड्स एंड व्यूज, जहाँ आपको काफ़ी मज़ा आने वाला है। एटीवी राइड करने के बाद अगेन आपको आपके लोकेशन पर ड्रॉप कर देंगे, देन आप वहाँ से चले जाइए अपनी होटल फॉर सम गुड रेस्ट, क्योंकि नेक्स्ट मॉर्निंग आपको जल्दी उठना पड़ेगा फॉर द मोस्ट फेमस एक्टिविटी ऑफ टर्की, हॉट एयर बलून। हॉट एयर बलून के टिकट्स आप पहले से ऑनलाइन बुक करवा कर रखें, जिसके प्राइसेस आपको 18,000 रुपीज़ से लेकर 35,000 रुपीज़ तक देने पड़ सकते हैं, डिपेंड ऑन द पैकेज यू चूज़। तो डे 5th को आप जल्दी उठे एंड रेडी हो जाइए फॉर दी हॉट एयर बलून, जहाँ से आपको पूरे कैपेडोकिया का सबसे शानदार व्यू देखने को मिल जाता है। ऑल्सो पैकेज में पिकअप एंड ड्रॉप की फैसिलिटी मिल जाती है, तो आपके लिए राइड करना काफ़ी ईजी हो जाएगा। अराउंड 3:30 मॉर्निंग में ही आपको पिक करने आ जाते हैं, एंड आपकी राइड 6 बजे तक स्टार्ट हो जाती है, जो गौरमी एंड आसपास के टाउन के ऊपर से ये बलून निकलता है। इफ आप कैपेडोकिया या टर्की में हो और हॉट एयर बलून राइड नहीं किया, तो ट्रस्ट मी आपका टर्की ट्रिप अधूरा है।
अराउंड 1 घंटे की ये राइड होगी जिसमें आपको काफ़ी सारी चीज़ें देखने को मिल जाएगी। बट पिकअप से लेकर ड्रॉप तक आपको 3 से 3.5 घंटे लग सकते हैं, तो बेटर इज अब एक्स्ट्रा टाइम लेकर चले। हॉट एयर बलून से फ्री होकर आप चले जाइए कैपेडोकिया का टूर करने। बेसिकली कैपेडोकिया में 2 मेजर टूर्स होते हैं। वन इज रेड टूर जो हम हॉट एयर बलून के बात करेंगे, एंड अनदर वन इज ग्रीन टूर जो हम नेक्स्ट डे जो कि लास्ट डे कैपेडोकिया में तब करेंगे। ये दोनों फुल डे टूर्स होते हैं जिसे आप ऑफलाइन या ऑनलाइन कहीं से भी बुक करवा सकते हो। बट रेड टूर के लिए मैं सजेस्ट करूंगा आप ऑफलाइन ही कराएं, क्योंकि बलून राइड में टाइमिंग्स का पता नहीं लगता। इन केस टाइम ज्यादा लग गया तो आपके अननेसेसरी पैसे चले जाएंगे, तो बेटर इज आप बलून राइड के बाद वहीं से ये टूर बुक करवा लें। आपको काफ़ी लोकल एजेंट्स मिल जाएंगे जिनसे ये टूर आप बुक करवा सकते हो, एंड ये दोनों टूर लगभग आपको 4000 रुपये से 4500 रुपीज़ के बीच में मिल जाते हैं, जिसमें पिकअप एंड ड्रॉप की फैसिलिटी भी आपको इन पैकेजेस में मिल जाती है। ये गाइडेड टूर होता है जहाँ आपको तकरीबन 11 अट्रैक्शंस पर लेके जाया जाता है, सच एज उचिसर कैसल, गौरमी पेनारोमा, लव वैली, गौरमी हिस्टोरिकल नेशनल पार्क, पैसाबाग, जेल्व ओपन एयर म्यूजियम, फेरी चिमनीज, इमेजिनेशन वैली, एवेनोज, पॉटरी वर्कशॉप एंड कैवेजून, जिसमें आपको पूरे दिन का टाइम लग सकता है। देन इवनिंग टाइम तकरीबन 6 बजे ये आपको ड्रॉप कर देते हैं, एंड देन आप अपने चले जाइए वापस आपके होटल। नेक्स्ट डे जो कि आपका लास्ट डे होगा कैपेडोकिया में, आप ऑप्ट करें ग्रीन टूर जिसमें आपको 5 मेजर अट्रैक्शंस लेके जाते हैं, सच एस कायमकाली अंडरग्राउंड सिटी, इलारा वैली, उलर मार्क, सिलाइन कैथेड्रल एंड पिजन वैली। देन अगेन इवनिंग 5 बजे तक ये आपको आपके होटल एरिया ड्रॉप कर देते हैं, एंड उसके बाद आप आसपास का थोड़ा सा एरिया एक्सप्लोर कर सकते हैं। 7th डे के मॉर्निंग में आप कैपेडोकिया करें अलविदा एंड निकल जाए अपने नेक्स्ट डेस्टिनेशन विच इज अंतालिया। अंतालिया जाने के लिए आप फ्लाइट या बस कोई सा भी ऑप्शन चूज कर सकते हैं, ये कंप्लीटली आप पे डिपेंडेंट है। कैपेडोकिया टू अंतालिया फ्लाइट्स की स्टार्टिंग 2800 रुपीज से हो जाती है, बट सस्ती फ्लाइट्स नाइट टाइम में चलती है, तो आप बजट में ट्रैवल कर रहे हो तो आप 6 डे के नाइट को अंतालिया के लिए निकल सकते हैं। अदरवाइज 4500 रुपीज में आपको मॉर्निंग में फ्लाइट्स मिल जाती है, तो अपने बजट अकॉर्डिंग चूज कर सकते हैं। एंड ऑन अदर एंड बस जर्नी भी काफी स्मूथ है, तकरीबन 2100 रुपीज में आपको 9 आवर्स की बस मिल जाती है, तो अपने टाइमिंग अकॉर्डिंग बस बुक करवा सकते हैं। अंतालिया एक काफी खूबसूरत सिटी है जहाँ आपको बीचेस, नाइट लाइफ, लश ग्रीनरी, बीच साइड कैफेज एंड काफी शानदार रिलैक्सिंग वाइब देखने को मिल जाती है। एंड एज ए टूरिस्ट मैं आपको कैलाइसी एरिया में स्टे करने के लिए रिकमेंड करूंगा, एज इट इज द मोस्ट लव प्लेस फॉर टूरिस्ट। ऑल्सो आपको अंतालिया में स्कूटी रेंट पे मिल जाएगी, एंड आपको इंटरनेशनल ड्राइविंग लाइसेंस भी नहीं चाहिएगा, तो आप अपने होटल वालों से कॉन्टेक्ट करके स्कूटी बुक करवा सकते हैं। अंतालिया के फर्स्ट डे को हम सबसे पहले एक्सप्लोर करेंगे पर्ज एंड एस्पेंडोस, जो कि वेल प्रिजर्व्ड एंशिएंट सिटीज है। ये दोनों ही सिटीज रोमन पीरियड में बसी थी, जहां आज आप लोगों को रोमन कल्चर देखने को मिल जाता है। इन दोनों सिटीज में आपको रोमन थिएटर्स देखने को मिलते हैं, जिसमें एस्पेंडोस रोमन थिएटर सबसे पॉपुलर है, जो यहाँ का सबसे हाईलाइटेड अट्रैक्शन माना जाता है। ऑल्सो आपको यहाँ काफी सारी यूनिक चीजें एक्सपीरियंस करने को मिलेगी, जो आपको ये ट्रिप काफी शानदार बना देगी। पर्ज में एंट्री करने के लिए आपको 1000 रुपीज देने पड़ते हैं, एस्पेंडोस में एंट्री करने के लिए 1400 रुपीज। देन ये एंशिएंट सिटीज एक्सप्लोर करने के बाद आप चले जाइए मानव घाट एरिया, जहाँ सबसे पॉपुलर है मानव घाट वाटरफॉल। ये वाटरफॉल बहुत ही पॉपुलर एंड बहुत ही पिक्चर्सक्यू साइट है, जो कि लोकल्स एज वेल एज टूरिस्ट के बीच में काफी पॉपुलर है। बेसिकली ये वाटरफॉल बड़ा नहीं है, ये सिर्फ फैला हुआ है, जो जगह को काफी खास बना देता है। वाटरफॉल के आसपास कुछ वाटर एक्टिविटीज भी होती है, तो अगर आप करना चाहते हैं तो यू कैन डेफिनेटली पे फॉर द एक्टिविटीज। एंड मजे की बात यह है, इस वाटरफॉल में एंट्री करने के लिए आपको सिर्फ 15 रुपए देने पड़ते हैं। आपको मेन पैसा तो वाटर एक्टिविटीज में ही देना पड़ेगा। देन वाटरफॉल से फ्री होकर चले जाइए मानव घाट मार्केट, जो यहाँ से 4 किलोमीटर दूर है। ये यहाँ की सबसे बड़ी मार्केट है, जहाँ मिलती है आपको काफ़ी ब्रांडेड चीज़ों की कॉपीज, वो भी काफ़ी सही रेट्स में। आपको यहाँ टेक्सटाइल मिल जाता है, शूज़ मिल जाते हैं, वॉचेस, सोविनियर्स और भी काफ़ी चीज़ें, जहाँ आपको आराम से 2-3 घंटे का टाइम लग सकता है। देन मानव घाट एरिया से फ्री होकर आप चले जाइए आपके होटल एरिया, विच इज़ परफेक्ट प्लेस फॉर नाइट लाइफ। यहाँ आपको काफ़ी बार्स, वाइब्रेंट एटमॉस्फेयर एंड काफ़ी चिल वाइब्स देखने को मिल जाती है। 8th डे को एक्सप्लोर करें अंतालिया के 3 फेमस बीचेस, सारिसु बीच, कोनियाल्ती बीच एंड लारा बीच, जिसमें लारा बीच इज वन ऑफ द मोस्ट फेमस बीच, जहां आपको काफी लग्जरी रिसोर्ट्स, बीच क्लब्स एंड रेस्टोरेंट्स मिल जाते हैं, जब अपना पूरा दिन इजीली स्पेंड कर सकते हैं। बीचेस के अलावा आप जा सकते हैं दूधेन वाटरफॉल, विच इज अनदर मोस्ट फेमस वाटरफॉल ऑफ अंतालिया। लास्ट डे थोड़ा सा लाइट रखेंगे, आप बस बीचेस एंड वाटरफॉल पर जाकर रिलैक्स कीजिए एंड अपने ट्रिप को अच्छे से एंड कीजिए। डे 8th या डे 9th के मॉर्निंग में आप पकड़ ले इंडिया के लिए फ्लाइट, जो आपको डायरेक्ट तो नहीं मिलेगी, पर इस्तांबुल से कनेक्टिंग जरूर मिल जाएगी। अंतालिया से इस्तांबुल पहुंचने के लिए आपको तकरीबन 3000 रुपए खर्च करने पड़ सकते हैं, या तो फिर बस का ऑप्शन भी है, पर बस भी आपसे 3500 रुपीज तक चार्ज कर सकती है। तो ऑल डिपेंड्स ऑन यू, आप कौन सा मोड चूज करते हो।
ऑल्सो अब आपके दोनों फ्लाइट्स के बीच में 3 से 4 घंटे का गैप है, तो आप चले जाइए फेमस टर्किश हमाम बात लेने, जो कि काफ़ी रिलैक्सिंग है एंड ट्रिप के लास्ट डे में ये बात करवाने से आपकी सारी थकान भी उतर जाएगी। ट्रेडिशनल टर्किश बात 3500 रुपये से स्टार्ट होती है, जो अराउंड 20,000 रुपये तक जाती है। देन इस्तांबुल एयरपोर्ट से पकड़ ले इंडिया के लिए फ्लाइट, जहाँ हो जाएगा आपका 8 डेज टर्की ट्रिप एंड। तो अपनी आइटनरी कुछ इस टाइप की होगी। तो फर्स्ट 3 दिन हम एक्सप्लोर करेंगे इस्तांबुल, देन वहाँ से जाएंगे कैपेडोकिया एंड इस सिटी को भी 3 डेज एक्सप्लोर करेंगे। देन वहाँ से चले जाएंगे अंतालिया एंड इसे हम इजीली 2 दिन में एक्सप्लोर कर लेंगे। देन 9 डे को पकड़ ले अंतालिया से इस्तांबुल एंड इस्तांबुल से दिल्ली के लिए फ्लाइट। नाउ कमिंग टू आवर नेक्स्ट टॉपिक, फाइनल बजट फॉर टर्की फॉर 8 डेज। तो फर्स्ट आता है टर्की वीजा विच इज अराउंड 18,000 रुपीज। देन इंटरनेशनल फ्लाइट जिसका आपको 2 वे फेयर 35,000 रुपीज तक देना पड़ेगा। सिम कार्ड 1200 रुपीज, फूड्स 1500 रुपीज पर पर्सन पर डे। सो फॉर 8 डेज इट विल बी अराउंड 12,000 रुपीज। होटल ऑन एन एवरेज 5,000 रुपीज पर रूम फॉर 1 नाइट। तो 8 दिन के होते हैं 40,000 रुपए विच इज फॉर 2 पर्सन, तो एक जने के हो गए 20,000 रुपीज। नेक्स्ट आती है डोमेस्टिक फ्लाइट्स 12,000 रुपीज, लोकल ट्रांसपोर्टेशन 3,480 रुपीज, स्कूटी रेंट 2,000 रुपीज विद फ्यूल। देन बात करते हैं अट्रैक्शन एंड एक्टिविटीज के प्राइसेस की। गलाता टावर 2,800 रुपीज, टोपकापी पैलेस 1,900 रुपीज, हगिया सोफिया 2,400 रुपीज, बेसिलिका सिस्टन 2,000 रुपीज, एटीवी राइड 3,500 रुपीज, बलून राइड 28,000 रुपीज, देन रेड टूर 4,500 रुपीज, ग्रीन टूर 4,800 रुपीज, पर्च टाउन 1,020 रुपीज, एस्पेंडोस टाउन 1,400 रुपीज एंड एट लास्ट ट्रेडिशनल टर्किश मसाज 4,000 रुपीज। सो ऑल टोटल योर परफेक्ट 8 डेज टर्की विल कॉस्ट अराउंड 1,60,000 रुपीज। इसमें आपकी ऑलमोस्ट सारे अट्रैक्शंस एंड एक्टिविटीज आ गई है। एक्टिविटीज के पैसे ऊपर नीचे हो सकता है, डिपेंड्स ऑन सीजन, बट मैंने ऑलमोस्ट हाईएस्ट रेट्स ही ली है एंड आई थिंक एक्टिविटीज के पैसे इनसे ज्यादा नहीं लगेंगे। सो दैट इज इट फ्रॉम माई साइड फॉर टर्की। मैंने टर्की की फेमस एक्टिविटीज एंड अट्रैक्शंस इस वीडियो में कवर कर ली है, तो आपके लिए ये कंट्री प्लान करना काफी इजी हो जाएगा। अगर वीडियो पसंद आया हो तो लाइक एंड शेयर जरूर कर दें। कोई भी टाइप की क्वेरी हो तो हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं, हम उसका सॉल्यूशन जल्दी लेके आएंगे। सो ऑल द वेरी बेस्ट फॉर योर नेक्स्ट जर्नी, और हम जल्दी मिलेंगे अपने नए कंट्री के ट्रैवल आइटनरी के साथ। तब तक आप चैनल को सब्सक्राइब एंड बेल आइकन प्रेस कर ले, ताकि हम जो वीडियो अपलोड करें आपको उनकी नोटिफिकेशंस मिल जाए। सो थैंक यू ऑल फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।